हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज और इसमें अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। और उन 4 चैप्टर्स के साथ उन चैप्टर्स से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी कर चुके हैं और उसके साथ मैं हर चैप्टर के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे चुका हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज हमारी बारी है चैप्टर 5 की, जिसका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, यानी कि डिस्टेंस एंड स्पीड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस बार भी हर बार की तरह मैंने इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज डाले हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो रिटेन हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। और यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये समझ के कि मेजरमेंट होता क्या है। नापना, मेजरमेंट यानी कि किसी भी चीज को नापना। अब वो जरूरी नहीं है कि वो लेंथ हो। आप दूध को नापते हो, आप चीनी को नापते हो, आप डिस्टेंस को नापते हो, आप लाइट की इंटेंसिटी को नापते हो, आप हर चीज को नापते हो। बस प्यार नहीं नापा जाता। जस्ट किडिंग। सो समझते हैं कि नापना होता क्या है, मेजरमेंट होती क्या है। कि अगर आपको कोई डिफाइन करने को कह दे, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए कि मेजरमेंट को डिफाइन करना है, या फिर कोई कह दे आपको इंटरव्यू में कि डिफाइन मेजरमेंट, कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड स्टैंडर्ड कॉल्ड अ यूनिट। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को, यानी कि आपके पास कोई एक चीज है, उसको आप कंपेयर करते हो एक नॉन क्वांटिटी से। ओके, जिसकी एक फिक्स्ड यूनिट है। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक कटोरी में चीनी भरी हुई है। ओके, अब ये चीनी कितनी है, वो है आपकी अननोन क्वांटिटी, क्योंकि आपको नहीं पता है कितनी है। और इधर आपके पास है 100 ग्राम के 4, जिनको हम कहते हैं बाट या फिर वेट्स। तो अब आप एक तराजू लोगे और उसमें इधर वेट रखोगे और इधर चीनी रखोगे, तो आप उसको कंपेयर करोगे नॉन क्वांटिटी, यानी कि इन वेट से, और जिसका एक स्टैंडर्ड है, यानी कि ग्राम्स। कितने, 400 ग्राम, 400, वो सॉरी, 500 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसे करके आप इसको कंपेयर करोगे एंड देन आप कंक्लूड करोगे कि ओके, मेरे पास 2 किलो चीनी है। सो मेजरमेंट है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक अननोन क्वांटिटी को विद अ नोन क्वांटिटी, जिसका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। अब ये अननोन क्वांटिटी आपकी लेंथ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कपड़ा है, आपको इसको नापना है, तो आप एक नॉन क्वांटिटी स्केल को यूज करोगे। अगर आपके पास ऐसे कोई मास है जैसे चीनी है, तो उसके लिए आप वेट्स को यूज करोगे, और टाइम के लिए आप घड़ी को यूज करोगे। सो इन सिंपल टर्म्स, मेजरमेंट हमें बताता है कि हमने जो यूनिट चूज की है, फॉर एग्जांपल हमने किलोग्राम्स चूज किए हैं, तो हमारी क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स है उसके। 2 किलो है तो 2 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम, 4 किलो है तो 4 टाइम्स ऑफ 1 किलोग्राम। तो मेजरमेंट हमें ये बताता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि एक टेबल है वो 2 मीटर लंबी है, तो इसका मतलब हुआ कि द टेबल इज 2 टाइम्स लॉन्गर देन 1 स्टैंडर्ड मीटर, जिसको सारी दुनिया में मीटर के नाम से जाना जाता है। उससे 2 गुना लंबी मेरी टेबल है। अब मेजरमेंट के ना 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, यानी कि हर मेजरमेंट में आपको 2 चीजें हमेशा दिखेंगी। पहली चीज होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब 1, 2, 200, 500, कोई भी नंबर। ओके, ये हमें बताता है कि जिस चीज को हम नाप रहे हैं उसमें वो स्टैंडर्ड यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है। और दूसरी होती है हमारी
यूनिट यानी कि जो हमारा नाप होता है वो, यानी कि किलोग्राम, ग्राम, मिनट, सेकंड, का किलोमीटर, मीटर, वो होती है आपकी यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो दोनों मिलके क्या हुए, 1 किलोमीटर या फिर 1 मीटर। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। तो इसमें पहली है आपकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, एग्जाम्पल 13 मीटर्स, तो 13 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर जो है वो यूनिट है, एक रेफरेंस है कंपैरिजन के लिए। ओके, सो हेंस मेजरमेंट क्या हुआ, नंबर इनटू यूनिट। एग्जांपल 5 मीटर, 50 किलोग्राम्स, 2 आवर्स, ये सब आपकी मेजरमेंट्स हैं जो अलग अलग क्वांटिटीज को या अलग अलग चीजों को नापती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में, कि एंशियंट इंडिया में क्या मेजरमेंट्स के कोई सिस्टम होते थे, हम चीजों को नापते थे या ऐसे ही चलता था काम? ऑब्वियसली नापते थे। तो हम उनको कैसे नापते थे, ये कैसे इवॉल्व हुआ सिस्टम, कैसे डेवलप हुआ, और कहाँ-कहाँ इसके सोर्सेज या एविडेंसेस पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। और ये आपकी बुक में थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, बट मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बनाया है यहाँ पे, बिकॉज ये आपके आर्ट एंड कल्चर को भी टच करता है, पार्ट हेरिटेज एंड कल्चर को। उसके अलावा साइंस एंड टेक में इंडिजिनस नॉलेज का जो पार्ट है ये वहां पे भी है। एंड एसए एथिक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ प्रिसीजन, हार्मनी एंड ऑर्डर, जो कि आपकी गवर्नेंस, प्लानिंग, साइंटिफिक इंटीग्रिटी का पार्ट है। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो चलो स्टार्ट कर। अर्ली मतलब एंशियंट इंडिया में इंडियाज अर्ली साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ मेजरमेंट, के हमने शुरू में मेजरमेंट कैसे स्टार्ट की, क्या होता था। तो एंशियंट इंडिया डेवलप्ड अ सिस्टमैटिक एंड मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट की एक सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी, जिसको हम संस्कृत में मान कहते थे। ओके, और ये मॉडर्न जो मैट्रिक सिस्टम है, जो हम मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम पढ़ते हैं, उससे बहुत पहले हमने डेवलप कर लिया था प्रिसाइजली। देखते हैं कैसे। और इसके लिए वर्ड है आपका मान, हिंदी में इसको लिखते हैं मान। ओके, और मान से ही बना है अनुमान, यानी कि अप्रोक्सीमेशन, और मान मीन्स एग्जैक्ट। सो मेजरमेंट जो है वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी की तरह नहीं देखा जाता कि ट्रेड, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर में, बट इसको एक सेक्रेड ड्यूटी की तरह देखा जाता था, जिसमें कि इंश्योर किया जाता था कि रिचुअल प्रिसीजन और कॉस्मिक ऑर्डर में एक हार्मनी मेंटेन रहे। कॉस्मिक ऑर्डर को कहते हैं रीत। तो आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि रघुकुल की जो रीत है, रीत यानी कि एक ऐसा रूल जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो बहुत पहले से चला जा रहा है। तो मेजरमेंट को भी उसी लेवल की रिस्पेक्ट दी गई थी एंशियंट इंडिया में, कि वो भी एक रीत है और वो एक यूनिफॉर्मिटी दर्शाती है। ओके, सो इसीलिए उसको एक सेक्रेड ड्यूटी की तरह माना जाता था, कि हमें जो मेजरमेंट्स हैं वो हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ रीत। ओके, और क्यों होनी चाहिए वो अभी हम देखेंगे, तब आपको समझ आएगा। बट उससे पहले, सबसे पहले एविडेंसेस स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट के, स्टैंडर्डाइज मतलब एक ही यूनिट का रिपीट होना, जो हमको मिलते हैं वो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में मिलते हैं, हड़प्पा के भी, और वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं हमें, यजुर्वेद और सुलभ सूत्र में। तो देखते हैं कैसे। पहले हम देखते हैं हड़प्पा का। तो हड़प्पा कल्चर में क्या होता था ना, हड़प्पन सिटीज हैं जैसे कि लोथल है, मोहनजोदाड़ो है। तो यहाँ पे हमें फिजिकल प्रूफ मिलते हैं स्टैंडर्डाइज स्केल्स के, जैसे यहाँ पे है, ये हड़प्पा में मिले हैं। तो इसमें देखो, बराबर इंटरवल्स पे ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इट शोज अ स्केल, कि किसी ना किसी तरह का मेजर यहाँ पे यूज होते थे। ये आइवरी से बने हुए स्केल्स हैं, यहाँ पे भी ये जो स्केल्स हैं ये सब आइवरी यानी कि हाथी दांत से बने हुए स्केल्स हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो स्पेस्ड मार्किंग है 1.32 इंचेस अपार्ट, कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन तो था वहां पे। फिर हम वहां की ईंटों को देखते हैं, हड़प्पा की जो ब्रिक्स हैं जो हमें मिली हैं एक्सकेवेशन में, उनकी जो ब्रिक्स की प्रोपोर्शन है वह 1:2:4, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी आप इसे माने, 1:2:4 में है। और जो वहां के सिटीज हैं, उनके लेआउट भी जैसे आजकल मॉडर्न सेक्टर्स होते हैं ना, ग्रिड्स में बने हुए हैं इस तरह से। ओके, ये रोड्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, और इनके बीच में घर हैं, इस तरह से ये, फिर इसके बीच में स्मॉलर ग्रिड्स हैं, इस तरह से बने हुए हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा मैप बनाना
बिना फिक्स्ड लेंथ यूनिट्स के पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको नहीं पता 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि दो इक्वल रोड्स को कैसे नापना है, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। फिर तो आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा कि हमारे गुड़गांव का सदर बाजार है, ऐसे 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 ऐसे, और उसी में ही लोग बसे हुए हैं। ये तो था हमारा हड़प्पा के जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया में और हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन एंशियंट इंडिया। तो इंडियन सिस्टम जो था ना मेजरमेंट का, वो हायरार्कल होता था। हायरार्कल ये नहीं कि राजा का बेटा राजा, हायरार्कल मतलब एक छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, और ये आपस में कनेक्टेड। जैसे कि अभी होता है मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपस में कनेक्टेड है, हायरार्कल सिस्टम है। ऐसा ही सिस्टम हमें एंशियंट इंडिया में मिलता है, जिससे हमें समझ आता है कि अर्ली अंडरस्टैंडिंग जो स्केलिंग की है वो किस तरह की थी। ओके, तो क्या क्या यूनिट्स होती थी लेंथ को नापने की। तो सबसे पहली होती थी, जो बेसिक होती थी, अंगुल। अंगुल यानी फिंगर विड्थ। अब इसका नाम फिंगर विड्थ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में फिंगर से नापते थे। रेफरेंस के लिए कि हाँ, एक लगभग एक इंसान की उंगली जितना कोई नाप था, बट वो स्टैंडर्डाइज होता था। ओके, तो उसको अंगुल कहते थे। फिर होता था विटासी या बलिष्ठ, जिसको आजकल हम हिंदी में कहते हैं बिलांद। ओके, बिलांद होता है या बलिष्ठ होता है ये अंगूठे से लेके और छोटी उंगली तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं बलिष्ठ या बिलांद। ओके, और इसको अभी भी हम यूज करते हैं, एक आंगल, दो आंगल ऐसे बोलते हैं ना, तो वो अंगुल। फिर उसके बाद होता है हस्त, यानी कि आपकी कोहनी से लेके और मिडल फिंगर की टिप तक का जो एरिया होता था, जिसको 24 अंगुल के बराबर माना जाता था, वो होता है हस्त। देन एक धनुष होता था, अभी कैसे कन्वर्ट होते थे वो भी दिखाऊंगा। योजन होता था, जो लंबे डिस्टेंसेस को नापने के लिए होता था, और इनको यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, जमीन नापने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, टेलरिंग में, लैंड को डिवाइड करने के लिए। तो अब देखते हैं ये कन्वर्ट कैसे होते थे। ओके, तो 8 अंगुल से मिलके एक प्रदेश बनता था। 12 अंगुल का एक विटासी यानी बिलांद होता था, और 21 अंगुल का एक रत्नी होता था। दो रत्नी एक किस्कू के बराबर होते थे। ये मैंने लिया है, हमें मिलता है वायु पुराण से। अंगुल जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ है, अकॉर्डिंग टू वायु पुराण, तो उसमें ये टेबल दिया हुआ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। 24 अंगुल मिलके एक हस्त बनाते थे, यानी कि एक हाथ बनाते थे। हस्त क्या होता था हमने देखा अभी यहाँ पे। हस्त होता है एल्बो से लेके और आपकी मिडल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है। ओके, देन 4 हाथ मिलके एक धनुष बनाते थे। धनुष क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, धनुष इक्वल टू बोज लेंथ, यानी कि एक जो एक्चुअल में धनुष होते हैं ना, धनुष बाण होते हैं इस तरह से। ओके, तो ये जो बो की ये जो लेंथ है ना, ये धनुष के बराबर होती थी, और इसको 4 हाथ यानी कि 24 into 4 माना जाता था। 96 अंगुल मिलके एक धनुष बनाते थे, और 2000 धनुष का एक गव्युति होता था, और 8000 धनुष के बराबर एक योजन होता था, जिससे रोड्स वगैरह को या दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस को नापा जाता था। अब हम देखते हैं वैदिक सिस्टम में मेजरमेंट्स कैसी होती थी। तो सबसे पहले तो हमें कौन से वेद में मेजरमेंट्स के बारे में पता चलता है, तो यजुर्वेद में। ओके, और उसके अलावा सुलभ सूत्र जो हैं, उनमें हमें सब सिस्टमैटिक टेक्स्ट मिलते हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स मिलते हैं, ज्योमेट्री के, मेजरमेंट के, और ऑल्टर। ऑल्टर यानी कि हवन कुंड होते थे, बट अभी की तरह घर में जो हवन करवाते हैं उतने छोटे हवन कुंड नहीं होते थे, बड़े बड़े हवन कुंड बनते थे, जो राजा वगैरह लोग या फिर ऋषि वगैरह जो हवन करते थे। ओके, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए ये सब प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती थी। सुलभ सूत्र में सुलभ का मतलब होता है रस्सी या फिर कोई भी इस तरह की कोर्ड, जिसका मतलब होता है कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए इस तरह की रस्सी या कोर्ड को यूज किया जाता था, जो जिसको कि आज मॉडर्न टाइम में हम सर्वेयर्स टेप कहते हैं। ये टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से फायर ऑल्टर्स यानी बड़े बड़े हवन कुंड या अग्नि कुंड को डिजाइन किया जाए, शेप किया जाए, और कंस्ट्रक्ट किया जाए प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, रिचुअल, ताकि प्रॉपर जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। ओके, यजुर्वेदिक रिचुअल्स जो होते थे वो डिमांड करते थे कि हवन कुंड की जो या फिर अग्नि कुंड की जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी से हो,
ये कोना इस डायरेक्शन में होगा, इतने डिग्री पे, ये कोण इस पे होगा, इस तरह से बना होगा। अब ये नहीं है कि बस ऐसे बना दिया हवन कुंड ऐसा हो गया। हवन कुंड ऐसे भी होते थे कि पक्षी की शेप में होते थे, ऐसे पंख और ये बीक और इस तरह करके। दिस यूज टू बी अ हवन कुंड, और बहुत बड़े साइज का। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स की यूज होती थी। महल बनाने में, फोर्ट्स बनाने में, इन सब चीजों में भी ट्रिग्नोमेट्रिक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का यूज होता था। और क्योंकि हवन कुंड का जो एरिया है वो कॉस्मिक ऑर्डर को सिंबलाइज करता था, तो उसमें अगर स्मॉल एरर भी आ जाता था तो ये माना जाता था कि इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस। इसलिए इंडिया में ज्योमेट्री जो है इट बिगेन एज अ सेक्रेड साइंस, यानी कि एक पवित्र साइंस की तरह शुरू हुई, जिसमें कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड रिचुअल बिगिनिंग, इंजीनियरिंग, ये सब होते थे। यानी कि आप हवन कुंड डिजाइन कर रहे हो तो आप स्टार्स तक की लोकेशन को देख के उसको डिजाइन करते थे कि इस टाइम पे ये स्टार है, इतने एंगल पे यहाँ पे ऐसे होगा। सो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इसके अंदर जाती थी। अब ज्योमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज जो एंशियंट इंडिया में थी वो हमें पता चलती है बौद्धयान के सुलभ सूत्र से। बौद्धयान, अपस्तंभ और कात्यायन, कात्यायन, ओके, इन्होंने हमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अर्ली फॉर्मुलेशंस या अर्ली फॉर्मूलाज बताए। बौद्धयान का जो सुलभ सूत्र है इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पुराना रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मिलता है, जो कि बाद में, जो कि ग्रीक पाइथागोरस जो था, जिसके नाम पे ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, कि एक राइट एंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ने ग्रीक में बाद में दी थी, बट उससे भी पहले से ये सुलभ सूत्र में अवेलेबल है। वैदिक प्रीस्ट जो होते थे, वैदिक काल के जो प्रीस्ट होते थे, वो सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइडल फायर अल्टर्स बनाते थे, ये हवन कुंड या अग्नि कुंड बनाते थे इक्वल एरिया के, इवन व्हेन शेप्स डिफर्ड, यानी कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये अलग अलग तरह के बनाए, बट इन सब का एरिया सेम होगा। तुम्हें अगर मैं पेन पेंसिल दे दूं, स्केल भी दे दूं, तो भी तुम नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। एंड दे यूज टू डू दिस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। ओके, सो जिसमें कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज होता था। ये लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते थे, राइट एंगल्स, रेशियो ऑफ साइड्स, कोड बेस्ड आर्क्स, ये एंगल्स को, डिस्टेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए। इवन ट्रिग्नोमेट्री के साइन रिलेशनशिप्स और सर्कुलर एरियाज को स्क्वायर ऑल्टर्स में कन्वर्ट करना, इन सब की भी अवेयरनेस होती थी। फॉल्कन, यानी कि फॉल्कन एक बर्ड होता है, तो फॉल्कन शेप का भी हमें अग्निकुंड देखने को मिलता है अपने इन टेक्स्ट में, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल पैटर्न्स को बनाना होता था, जिसमें कि रेशियोज का, एंगल्स का और स्केलिंग का प्रिसाइज यूज वाज रिक्वायर्ड, जो कि एक क्लियर एविडेंस है हमारी एंशियंट इंडिया में ज्योमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग का। अब सुलभ सूत्र की ज्योमेट्री के साइंटिफिक फीचर्स देखते हैं थोड़े से। सुलभ सूत्र में हमें राइट एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने का 3 4 5 ट्राइंगल मेथड के रूल्स मिलते हैं। फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजिया का एरिया कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज मिलते हैं। मेथड्स मिलते हैं कि किस तरह सर्कल और स्क्वायर को इक्वल एरिया में कंस्ट्रक्ट करा जाए, यानी कि ये स्क्वायर और ये सर्कल दो कंस्ट्रक्ट करें, बट दोनों का एरिया इक्वल हो। तुम्हें पता है? नहीं पता? अंडर रूट 2 का अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो आज वैल्यू हमें पता है वो भी उस टाइम के टेक्स्ट में हमें एक्यूरेट मिलती है। और ये ज्योमेट्रिकल मेथड्स जो है ना, ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग गाइड्स थे, जिससे कि कंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी मेंटेन होती थी लोवेस्ट पॉसिबल यूनिट तक। हमने स्कूल में जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ज्योमेट्री पढ़ी है, उसको तुमने कभी रियल लाइफ में यूज नहीं किया होगा, अनलेस यू आर अ सिविल इंजीनियर जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, सिर्फ डिग्री लेके बैठा है, वो नहीं। बट वो लोग ये सब प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सीखते थे, पढ़ाते थे और यूज करते थे। इसलिए एंशियंट इंडिया की जो ज्योमेट्री है वो एक अप्लाइड साइंस की तरह इवॉल्व हुई सेंचुरीज बिफोर ग्रीक ट्रेडिशन, जिसको कि इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्यन पीरियड में
जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये स्टेट की या किंग की ड्यूटी है कि वो वेट्स एंड मेजर्स को रेगुलेट करे, ताकि ट्रेड और टैक्सेशन में एक यूनिफॉर्मिटी हो। ये नहीं है कि एक गांव में तुम उंगली से नाप रहे हो, एक गांव में तुम पैर से नाप रहे हो, एक में हाथ से नाप रहे हो, तो अब आपस में ट्रेड होगा तो वो भी मुश्किल होगा। टैक्स कलेक्ट करना होगा, ये कहेंगे जी हम तो उंगली से नापते हैं, ये कहते हैं हम तो पैर से नापते हैं, ये कहेंगे कि हम तो हाथ से नापते हैं। और राजा ने फिर कोई डिक्री दी कि भाई इतना टैक्स लूंगा, तो फिर बैठ के कन्वर्ट करते रहो। सो इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि स्टेट की ड्यूटी है कि वेट्स एंड मेजर्स को थ्रू आउट द किंगडम रेगुलेट किया जाए और सेम मेजर्स चले। अर्थशास्त्र मेंशन करता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर क्यूबिट, धनुषा एंड रोप मेजरमेंट्स, कि ये जो हैं इनको कैसे नापा जाएगा और इनका कितना नाप होगा। और ये जो कंटिन्यूटी है वैदिक ज्योमेट्री से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये शो करती है कि किस तरह रिचुअल प्रिसीजन जो है, जो पहले फायर ऑल्टर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए थे, वो बाद में किस तरह सिविक स्टैंडर्डाइजेशन में या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। ओके, ये हमने देख लिया है हड़प्पन मेथोडोलॉजी। तो अब हम इसका फिजिकल और कल्चरल डायमेंशन देखें, तो वैदिक थॉट में मेजरमेंट की प्रिसीजन जो है ना, उसको कॉस्मिक ऑर्डर से सिंबलाइज किया जाता था, यानी कि वो रीत है, यानी कि वो प्रिंसिपल जो यूनिवर्स को गवर्न करता है, वही रिचुअल डिजाइन को, फायर ऑल्टर्स की कंस्ट्रक्शंस को गवर्न करता है। इतना उसको इंपॉर्टेंस दिया गया था। आर्किटेक्चर और ऑल्टर ज्योमेट्री जो हैं, उनको समझा जाता था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को डिवाइन कॉस्मोस से अलाइन करने का एक तरीका है। और ये एक ब्लेंड होता था साइंस का, स्पिरिचुअलिटी का और एस्थेटिक्स का, जिस जो कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम को सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल भी बनाता है, कि हम डीप में जाके उसमें सोचते हैं कि किस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और उसके अंदर दे यूज टू यूज ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल दिस सिस्टम्स। सोचो, डीप में सोचो, कितना इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लंबे वीडियोस में आपका डोपामीन रिलीज होना बंद हो जाता है, रिटेंशन खत्म हो जाती है, तो बाकी का पार्ट हम कल करेंगे। बट मीनवाइल अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल, जिसका क्यूआर कोड मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कैसे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।